कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन के छोड़ दिए जाने के बाद अनिका गहरी लंबी सांसें लेने लगती है। थोड़ी देर सांसें ले लेने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाती है तब आर्यन की तरफ अपनी आंखें चौड़ी करके देखने लगती है, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आर्यन था। आर्यन की इस हरकत ने उसे काफ़ी ज़्यादा सदमे में डाल दिया था। हालांकि वो आर्यन ही था, उसने उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था और उसकी अब ये हालत थी। आर्यन एक मुस्कुराहट के साथ बोला, ये थी तुम्हारी पनिशमेंट। नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे साथ ऐसा मजाक करो तो याद रखना कि पनिशमेंट डबल हो सकती है या आगे भी बढ़ सकती है। इतना कहकर वो अनिका को देखने लगा। अनिका हैरान होकर बस आर्यन को एकटक देखे ही जा रही थी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लगता है तुम्हारा मन नहीं भरा। तो इससे आगे आर्यन कुछ कहता कि अनिका चुपचाप से जाकर बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी उसे बिस्तर पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेट जाती है। आर्यन बिस्तर पर आकर अनिका को अपनी बाहों में भरकर धीरे से कहता है, पता है कल जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम घर पर नहीं आई थी तो मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि जैसे कि तुम मुझे पहले छोड़कर चली गई हो वैसे भी तुम मुझे फिर छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। शाम से सुबह हो गई, मैं लिविंग एरिया में सोफे पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था इस उम्मीद में कि तुम वापस आओगी। इस समय आर्यन की आवाज़ में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। अनिका आर्यन की ये बात सुनकर बोली, बस मैं कल मोनिका का मूड थोड़ा ठीक करना चाहती थी, इसलिए कल मैं अपने स्कूल चली गई थी और वहाँ से सीधे मैं तनु दीदी के घर पर, और मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। अनिका ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, मुझे डर लग रहा था जैसे कि तुम आखिरी बार मुझसे ये बोलकर गई थी कि तुम वापस आ जाओगी, लेकिन उसके बाद तुम कभी वापस नहीं आई। मुझे लगा कि इस बार भी। इससे आगे आर्यन कुछ बोलता कि अनिका उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैंने तुमसे ये भी तो कहा था। देखो हमारी किस्मत ने हमें वापस से मिला दिया, तो तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाने वाली हूँ और इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना कहकर अनिका अपना सर उठाकर आर्यन की तरफ देखकर उसके लिप्स पर हल्की सी किस करके गुड नाइट चॉकलेट बॉय कहकर उसके सीने पर सर रख लेती है। आर्यन अनिका की इस हरकत पर उसे बाहों में कसते हुए बोला, गुड नाइट चॉकलेट गर्ल, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर वो उसे टाइट से अपनी बाहों में पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो वो ये जता रहा हो कि तुम मुझे छोड़कर कभी कहीं जा ही नहीं सकती हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोनिका, तनुदी, मीनाक्षी के बारे में कुछ पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला है। तुम इन सब पर ध्यान मत दो, तुम घर पर जाकर आराम से सो जाओ। कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है और तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसके लिए भी तो तुम्हें पढ़ाई करनी है। इसलिए तुम अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और इन सब बातों को सोच सोच कर परेशान मत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सब हैंडल कर लूँगी। तनु ने इतना कहा और वो वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठकर अपना काम करने लगती है। ठीक है तनुदी, मोनिका ने कहा और वो वहाँ से हॉस्टल के लिए निकल जाती है। मोनिका हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर पूरे रास्ते यही सब सोच रही थी कि आखिर कौन है वो औरत जिसने अनिका पर नज़र रखवाई हुई है और वो आर्यन को कैसे जानती है। यही सब सोचते सोचते वो हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में अपने कमरे में आकर वो थोड़ी देर अपना काम करती है, उसके बाद वो सो जाती है। मोनिका जब बिस्तर पर सो रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी और उसने धीरे से एक नाम लिया, अच्छी। अगले दिन एक बड़ी सी क्लब के अंदर अनिका और मोनिका एक साथ बैठकर आराम से बातें करते हुए ड्रिंक कर रही थी। उनके एग्ज़ाम आने वाले थे और अब कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ गई थी, जिसकी वजह से अब उनके पास पढ़ाई के सिवा और कोई चारा नहीं बचने वाला था।
इसलिए वो आखिरी बार अपनी आज़ादी चैन से जी लेना चाहती थी। इसलिए मोनिका ने प्लान बनाया कि क्यों ना बाहर चलकर ड्रिंक किया जाए। अनिका ड्रिंक के लिए मान भी गई, क्योंकि उसके बाद वो मन लगाकर पढ़ाई करने वाली थी। उसने ये ठान लिया था कि इस बार वो बहुत अच्छे नंबर लाएगी। इसलिए वो बस आखिरी बार अपनी आज़ादी जी भर करके जी लेना चाहती थी। मोनिका ने ड्रिंक पीकर अनिका की तरफ देखकर पूछती है, कल वैसे आर्यन इतने गुस्से में क्यों था? वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था, मानो किसी सोते हुए शेर को किसी ने जगा दिया हो। मोनिका की ये बात सुनकर अनिका अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके उसमें और ड्रिंक डालकर बोरनी सी शक्ल बनाकर बोली, कल के बारे में मत पूछ। मैं तुझे बयां नहीं कर सकती कि कल मेरे साथ क्या हुआ, और मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऐसी पनिशमेंट मिली थी जिसे मैं अपने शब्दों से बयां भी नहीं कर पाऊंगी। अनिका ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा और दोबारा अपने ग्लास में और वाइन डाली और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से आर्यन को मेरी चिंता हो रही थी और वो पूरी रात जगा रहा। और जब उसे मेरे बारे में पता चला तो सीधे वो कॉलेज आ गया। और जब उसने मुझे तुझसे बेफिक्र होकर बातें करते देखा, उसे गुस्सा आने लगा कि मैंने उसे फ़ोन करके ये तक इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं भी इस समय कहाँ हूँ। इसलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा था और उसके बाद इतना कहकर अपने लिए और ड्रिंक बनाती है। अनिका की ये हालत देखकर मोनिका हंसते हुए बोली, शादी के बाद यही होता है। तेरी हालत देखकर तो मैं सोच रही हूँ मैं कभी ज़िंदगी में शादी ना करूँ। बेशक शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी शादी कब और कैसे हुई। अचानक से मैं किसी की बीवी बन जाती हूँ। इतना कहकर वो अपनी ड्रिंक पीती है। लेकिन मैं उस आर्यन के बच्चे को छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसको तो मैं चुन चुन कर परेशान करने वाली हूँ। इतना कहकर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पीती है। ज़्यादा नशे में हो जाने के बाद वो अपना सर टेबल पर रख कर मोनिका की तरफ देखकर बोली, वो मुझे कितना सारा प्यार करता है। मैंने उसे कल बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मेरी वजह से वो पूरी रात भर जगा रहा। एक तो वैसे ही उते इतना सारा काम रहता है, ऊपर से मेरी वजह से वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया। और एक मैं हूँ कि अपनी मस्ती के चक्कर में उसे इन्फॉर्म करना ही भूल गई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अनिका ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा। मोनिका अनिका को इतना ज़्यादा ड्रिंक करता देख समझ जाती है कि अनिका को चढ़ गई है। ये लड़की अभी कुछ देर पहले आर्यन को इतना सुना रही थी और सर पर नशा चढ़ते ही इसे आर्यन का प्यार नज़र आने लगा। अब इसे रिग्रेट हो रहा है। इसकी गलती नहीं है, प्यार में अक्सर यही तो होता है। इसे खुद भी नहीं पता ये क्या बोल रही है। मोनिका उसने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो भी अपना सर टेबल पर रख कर अपने मोबाइल से तनु दीदी को फ़ोन करती है, क्योंकि उनके सिवा मोनिका किसे फ़ोन कर सकती थी। वो काफ़ी बार अपने फ़ोन से तनु का नंबर ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय बिजी है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। धन्यवाद। इतना कहकर फ़ोन कट जा रहा था। मोनिका कई बार तनु का फ़ोन फिर ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठाता। वो थक हार कर अपने मोबाइल को साइड में रख देती है। मोनिका नशे की हालत में पास में लेटी अनिका से बोली, हम घर कैसे जाएंगे? कुछ सोचना। अनिका को हिलाते हुए बोली, आर्यन तुम मुझे लेने आ गए, मुझे मालूम था तुम मुझे यहाँ पर भी ढूंढ लोगे। तुम मुझे कहीं से भी चैन से नहीं रहने देते हो, अनिका ने नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए कहा। अनिका की ये हालत देख मोनिका बोली, इस लड़की के सर पर तो वाइन का नशा बोल रहा है। मोनिका ने धीरे से फुसफुसाया। अनिका और मोनिका ने दोनों इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वो दोनों टेबल पर अपना सर रखकर सोई हुई थी। दूर से मौजूद एक इंसान जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की थी, वो अनिका और मोनिका को इस तरह नशे की हालत में देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने गंदे इरादों के साथ अनिका और मोनिका की तरफ बढ़ जाता है। अनिका अपने सपनों में मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, तुम बुरे हो। तुम अच्छे हो। ऐसे ही नशे की हालत में अपने आप में वो बड़बड़ाई जा रही थी। तभी वो 55 साल का आदमी अनिका और मोनिका के पास आकर एक शैतानी मुस्कान के साथ अनिका की तरफ देखकर बोला, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मोनिका नींद में बोली,
दक्ष के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। इतना कहकर वो उस आदमी के मुंह पर अपने हाथ से एक थप्पड़ मारती है। वो आदमी अचानक से हुए इस हमले से अपने आप को बचा नहीं पाता और मोनिका के हाथ का जोर का थप्पड़ अपने गाल पर पड़ता महसूस करता है। थप्पड़ पड़ने के बाद वो 55 साल के आदमी के गाल पर निशान पड़ जाता है। वो आदमी गुस्से से मोनिका की तरफ देखकर उसके बालों से उसे पकड़कर बोला, तुझे पता भी है तूने किस पर हाथ उठाया है? मोनिका दर्द से चिल्लाते हुए बोली, गधे के बच्चे, मेरा बाल को छोड़ दे। तुझे पता नहीं कि एक लड़की के लिए उसके बाल कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इतना कहकर मोनिका एक और थप्पड़ उस आदमी को लगाती है। हालांकि मोनिका नशे में थी, लेकिन तब भी उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा था। वो आदमी एक और थप्पड़ अपने गाल पर पड़ता देख गुस्से में मोनिका की तरफ देखकर उसके बालों को पीछे से टाइट से खींचकर गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगाता है। मोनिका अचानक से अपने बालों पर उस आदमी की पकड़ को टाइट होता देख दर्द से चिल्लाकर कहती है, मुझे छोड़ दे वरना तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। कि तभी मोनिका के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है। वो थप्पड़ मोनिका के गाल पर पूरी तरह से छप चुका था। उस थप्पड़ से मोनिका का सर चकरा जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर गिरते ही उसका सर फर्श से टकरा जाता है। वो आदमी मोनिका को ज़मीन पर गिरता देख बोला, इस लड़की में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, लेकिन कोई नहीं, गर्मी सारी निकाल दूंगा और मैं इसको बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। इन दोनों ने ड्रिंक भी कर रखी है तो इन लोगों को अपने साथ ले जाने में मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। इतना कहकर वो अनिका की तरफ देखकर अपने गंदे इरादों से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। अनिका मासूम बच्चे की तरह टेबल पर सर रखकर सोई हुई थी। वो बार बार आर्यन का नाम ले रही थी। वो आदमी अनिका के पास आकर उसके चेहरे को अपने गंदे हाथों से उठाकर देखता है। उसे अनिका काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ज़्यादा ड्रिंक पी लेने के कारण उसके गाल गुलाबी हो गए थे। अचानक से एक अनजान व्यक्ति द्वारा उसे स्पर्श किए जाने पर उसे अजीब सा महसूस होता है। वो उस आदमी के हाथ को अपने चेहरे से हटाती है। वो आदमी अनिका को ऐसे बिल्ली जैसी हरकतें करता देख मुस्कुराकर बोला, इसके साथ तो मैं खेलूँगा, उसके बाद मैं इसे बेच दूँगा, इसकी काफ़ी अच्छी कीमत मिलेगी। अनिका उस इंसान के इरादों में अनजान मासूम सी शक्ल बनाकर, आर्यन कहाँ हो तुम? वो आदमी अनिका को ऐसे अपने आप से बातें करता देख मुस्कुराकर बोला, लगता है इसका आशिक है, लेकिन क्या फ़ायदा है, वो तो इसे बचा भी नहीं पाएगा। इतना कहकर वो अनिका को अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। अनिका उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तब भी वो आदमी अनिका को अपने साथ ज़बरदस्ती खींच कर ले जाता है और वो अपने आदमियों को मोनिका को उठाने के लिए कहता है। उसका आदमी तुरंत जाकर ज़मीन पर गिरी मोनिका को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। मोनिका उस थप्पड़ के कारण बेहोश हो चुकी थी। उसे होश नहीं था कि वो गुंडे उसे और अनिका को उठाकर वहाँ से ले जा रहे हैं। अनिका उस आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी की पकड़ अनिका के हाथों पर काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रोते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तुमने कितने टाइट से मेरे हाथों को पकड़ा है। वो आदमी अनिका को ऐसे बोलता देख बोला, इस लड़की की हर अदा को देखकर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही है और मेरा मन इसे बेचने का नहीं कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द अभी और लड़कियों का इंतज़ाम करना होगा उन्हें दूसरे शहर भेजने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़की के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। एक शैतानी मुस्कान के साथ अनिका को ले जाते हुए वो बोलता है। पास में मौजूद उसका आदमी बोला, बॉस, अभी 3 लड़कियों की कमी है। देखो, इस क्लब में ऐसे ही बेवकूफ़ और लड़की आई होंगी, जाकर उन्हें उनकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर अपने साथ ले आओ। इतना कहकर वो आदमी अनिका को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ घर में आर्यन जो अपना कोई काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर दक्ष का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पिकअप कर लेता है। मैं भाभी के कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पर भाभी नहीं है। मैंने उनके दोस्तों से पता किया तो मुझे पता चला कि भाभी ड्रिंक के लिए बाहर गई हैं, दक्ष ने फ़ोन पर कहा। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है, आर्यन ने गुस्से में कहा और अपनी जगह से खड़ी हो जाता है। तुम मुझे उस बार का एड्रेस भेजो। आर्यन ने इतना कहा और फ़ोन रख देता है। दक्ष चुपचाप से आर्यन को उस जगह का एड्रेस सेंड कर देता है।
आर्यन अपने फ़ोन पर आए हुए उस एड्रेस को देखकर उस जगह के लिए निकल जाता है। फ़ोन रख देने के बाद दक्ष, जो कॉलेज के बाहर था, वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाता है। दक्ष गाड़ी चलाते हुए बोला, वैसे तो मुझे जाना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मोनिका ने कितनी ज़्यादा पी रखी होगी। घूम फिर कर मेरा दोस्त मुझे ही उसे घर छोड़ने के लिए कहेगा, उससे अच्छा कि मैं उसके बिना कुछ कहे ही ये काम कर दूं। यही सब सोचते हुए वो गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आर्यन गाड़ी चलाते हुए बोला, इस बेवकूफ़ लड़की को ना जाने मैंने कितनी बार समझाया है कि ड्रिंक ना किया करे, लेकिन इसको मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। अनिका को अपने मन में खूब सुनाते हुए वो उस बार की तरफ पहुंच जाता है। गाड़ी से उतरकर वो सामने मौजूद बार की तरफ देखता है। उसे तसल्ली होती है और वो अपने फ़ोन से वहाँ के मैनेजर को फ़ोन करता है। जब मैनेजर को ये पता चलता है कि आर्यन मल्होत्रा वहाँ पर आए हैं, तो वो तुरंत उसके स्वागत के लिए वहाँ पर आ जाता है। बिग बॉस, आप यहाँ पर अचानक से हमसे कोई भूल हो गई, आप हमें फ़ोन करके बुला लेते। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी आर्यन उस क्लब में नहीं आया था। हालांकि ये क्लब आर्यन मल्होत्रा के अंडर में नहीं आता था, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी आर्यन मल्होत्रा ने दक्ष को दे रखी थी। ठंडी नज़रों से आर्यन उस क्लब के मैनेजर को देखता है। क्लब मैनेजर ऐसे उसे देख जाने पर थोड़ा डर जाता है और घबराते हुए पूछता है, बॉस, हमसे कोई गलती हो गई? आर्यन कुछ नहीं कहता और उस क्लब के अंदर जाने लगता है। क्लब मैनेजर अपने बिग बॉस से जवाब ना पाता देख आर्यन मल्होत्रा के पीछे जाने लगता है। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है, आर्यन ने क्लब मैनेजर की तरफ गुस्से में देखकर कहा। उसने अपने ऊपर घूरती नजरें पाकर क्लब मैनेजर एक पल को घबरा जाता है और अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर, बस अभी 2 मिनट दीजिए, इतना कहकर वो मैनेजर तुरंत वहाँ से एक कमरे की तरफ चला जाता है और अपने हाथ में थोड़ी देर में लैपटॉप लेकर आता है और उसमें वो इस क्लब की फुटेज ऑन कर देता है। आर्यन उस लैपटॉप में चल रही फ़ोटोज़ को देखता है। जैसे जैसे उसमें चल रहे फ़ोटोज़ को वो देखता है, उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो जाती है और वो सामने मौजूद मैनेजर की तरफ देखकर बोला, तुम लोग ऐसे सड़क छाप लोगों को क्लब के अंदर आने कैसे दे सकते हो? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसने उसमें देख लिया था कि अनिका को कैसे वो आदमी कितनी गंदी नज़रों से देख रहा था। उसे अनिका की चिंता हो रही थी। वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होता है और उस रूम की तरफ जाने लगता है जिस रूम में वो आदमी अनिका को लेकर गया था। वो लंबे लंबे कदमों से उस कमरे की तरफ जाने लगता है। अपने बिग बॉस को इतना गुस्सा करता देख मैनेजर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसकी नज़र क्लब में आ रहे दक्ष पर पड़ती है। दक्ष ने आर्यन को गुस्सा करते हुए देख लिया था। वो मैनेजर के पास आकर इन सब का कारण पूछता है। तब मैनेजर उसे सब कुछ समझा देता है। यह सब सुनकर दक्ष गुस्से में मैनेजर की तरफ देखता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, तुम तो गए अपनी जॉब से, कल से तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में आर्यन जिस कमरे में गया था उस कमरे में जाने लगता है। आर्यन उस कमरे के अंदर पहुंचकर वहां का माहौल देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो उसने वहां पर देखा था। अनिका ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और जो आदमी अनिका को अपने साथ लेकर आया था उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके हाथ पैर, यहाँ तक कि उसके चेहरे, हर जगह से बहुत बुरी तरह से खून बह रहा था, मानो उस आदमी को किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। उस आदमी की ये हालत देखकर आर्यन तुरंत ऑफिस की तरफ भाग कर जाता है। अनिका ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। अनिका, होश में आओ, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। अनिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर बोली, तुम यहाँ पर भी पहुँच गए? इतना अच्छा सपना देख रही थी, तुम तो मुझे सपनों में भी परेशान करने लगे हो। इतना कहकर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिका की ये बातें सुनकर आर्यन एक गहरी लंबी सांस लेता है और वो अनिका को टाइट से गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। आर्यन की आंखों में इस समय अनिका के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। दक्ष कमरे में आता है। वो कमरे में मौजूद उस आदमी की ये हालत देख हैरान रह जाता है। उसे उस कमरे में अनिका के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या अनिका ने उस आदमी की ये हालत की थी? लेकिन कैसे? अनिका इतनी नाजुक थी और उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक पी रखी थी। वो अपने आप को जो संभाल नहीं पा रही थी, वो उस आदमी की ऐसी हालत कैसे कर सकती है?
इन्हीं सब ख्यालों में था तभी उसके दिमाग में अचानक से मोनिका का ख्याल आता है और वो मोनिका को ढूंढने लगता है। आर्यन अनिका को अपनी गोद में उठाकर उस क्लब से लेकर आता है और अपनी गाड़ी में उसे आरामदायक स्थिति में बैठा देने के बाद वो घर के लिए निकल जाता है। क्लब के अंदर दक्ष जो मोनिका को ढूंढ रहा था तभी उसकी नज़र एक कमरे में जाती है जहाँ पर मोनिका थी। वो तुरंत उस कमरे के अंदर जाता है और वो देखता है कि मोनिका बेहोश हो चुकी है। तो वो उसे उस क्लब से बाहर ले जाता है और उसे वहाँ से घर ले जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद जिस कमरे में अनिका थी उस कमरे के बाथरूम से एक आदमी निकलता है जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा था। वो उस 55 साल के आदमी के पास जाता है और उसकी तरफ घिन भरी नज़रों से देखकर उसके हाथ पर अपने पाँव से कुचल देता है और बोलता है, इसी हाथ से तुमने अनिका को हाथ लगाने की कोशिश की थी ना, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो उस आदमी को अपने हाथ से किसी कचरे की तरह उठाता है और खिड़की से उस आदमी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर तनु के पास अचानक से एक केस आ गया था। तो केस को अटेंड कर रही थी और अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई ही थी तो उसने अपने फ़ोन में मौजूद मोनिका के इतने सारे मिस कॉल देखे तो वो मोनिका को फ़ोन करती है। कुछ देर रिंग जाती है, फ़ोन उठा लिया जाता है। हाँ मोनिका, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? तनु ने फ़ोन स्पीकर पर करके अपना डॉक्टरी कोट निकाल कर एक तरफ रख दिया। मैं दक्ष बोल रहा हूँ। मोनिका और अनिका ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो एक एक करके सारी घटना उन्हें समझाता है। सारी बातें सुनकर तनु बोली, इन लड़कियों को मैंने कितनी बार कहा है कि वो अकेले ऐसे कहीं भी ना जाया करें, मगर इन लोगों को तो मस्ती सूझी हुई थी। शुक्र है वो दोनों सही सलामत हैं, चिंता करते हुए फ़ोन पर तनु ने कहा। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद तनु कॉल एंड कर देती है और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है। हेलो मयंक, तनु ने कहा। हाँ, फ़ोन से आवाज़ आई। क्या सच में राजवीर अपने काम में बिजी है? मुझसे सच बोलना, तनु ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। बेशक से मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा, वो अभी मेरे सामने मौजूद है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा देता हूँ। इतना कहकर मयंक अपना फ़ोन सामने बैठे इंसान की तरफ बढ़ा देता है। हेलो तनु, अचानक से तुमने मुझे कैसे याद किया? फ़ोन पर राजवीर की आवाज़ आती है। राजवीर की आवाज़ सुनकर तनु बोली, कुछ नहीं, मैंने सोचा कि तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ लिया जाए। तनु ने कहा, मेरा हाल चाल? मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन शायद तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो जिसकी वजह से तुमने मेरे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस करवा दिया है। आज मैं उसी के सिलसिले में मयंक से बात करने के लिए आया था। तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना बंद करोगी? फ़ोन पर मौजूद राजवीर ने कहा। तनु ये सब सुनकर बोली, ठीक है, तुम मयंक को फ़ोन दो। इतना कहकर वो थोड़ी देर मयंक से बात करती है और फ़ोन रख देती है। अगर राजवीर मयंक के साथ है तो उस आदमी की और मीनाक्षी की वो हालत किसने की, क्योंकि उसे मीनाक्षी के बारे में पता चल गया था। मीनाक्षी को इतनी बुरी तरह से तड़पा कर मारा गया था कि मानो किसी साइको किलर ने उसे मारा है। यही सब सोचते सोचते वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। तनु उस मैसेज को पढ़ती है। जैसे जैसे वो उस मैसेज को पढ़ती जा रही थी उसकी आंखें हैरानी के कारण थोड़ी चौड़ी होती जा रही थी और उससे अटैच फ़ोटो देखकर एक पल को तनु बुरी तरह से घबरा जाती है। उस 55 साल के आदमी को बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मारा गया था। तनु उस आदमी की इतनी बुरी हालत देखकर उस मैसेज को वापस से पढ़ती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। अगली सुबह एक बड़े से कमरे के अंदर एक लड़की बिस्तर पर सो रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। वो लड़की जब दूसरी तरफ करवट लेटती है तभी उसका हाथ एक आदमी के सख्त शरीर से टकरा जाता है। वो लड़की और कोई नहीं, अनिका होती है। अनिका जो गहरी नींद में सो रही थी धीरे से अपनी आंखें खोलकर चिड़चिड़ी आवाज़ में कहती है, आर्यन, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? तुमने एसी क्यों बंद कर दिया है? अनिका ने इतना कहा तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अपने पास में लेटे आर्यन की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आर्यन, आर्यन, अपनी आंखें खोलो। आर्यन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपनी बाहों में मौजूद अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग। अनिका को उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अनिका चिल्लाकर बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? अनिका की ये बात सुनकर आर्यन बोला,
इसमें मेरी गलती नहीं है। कल रात मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समझाया था, लेकिन तुम नशे की हालत में मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी और तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया। इतना कहकर आर्यन अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है कि तुमने मेरी नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, अनिका ने गुस्से में कहा। अनिका की इस बात पर आर्यन बोला, चलो मैं तुम्हें कल रात की घटना याद दिलाता हूँ। जब तुम्हें घर पर मैं लेकर आया तब तुम अचानक से मुझे किस करने लगी। इतना कहकर अनिका को ध्यान से देखने लगता है। आर्यन की इस बात पर अनिका बोली, मैं और तुम्हें और किस, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है और कल रात की घटना याद करने की कोशिश करती है। अनिका को धुंधला धुंधला याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने वो सब किया था, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है। अपने ख्यालों से बाहर आकर अनिका आर्यन की तरफ देखकर बोली, लेकिन तुम तो होश में थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आर्यन बोला, बेशक मैं होश में था, लेकिन तुम्हारे आगे मेरी एक नहीं चली। इतना कहकर वो अपने शरीर पर बना एक निशान दिखाने लगता है। अनिका उस निशानों को देखकर बोली, ये मेरे नाखूनों के निशान है। सच में मैंने ये सब किया, ये सब मैंने किया। अनिका ने कहा, हाँ, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका आर्यन की तरफ हैरानी से देखकर बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस क्लब में कैसे पहुँचे, क्योंकि मैं और मोनिका वहाँ पर गए थे और हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। अनिका ने गुस्सा करते हुए पूछा। अनिका की ये बात सुनकर आर्यन बोला, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे पल पल की खबर रखता है। कब तुम कहाँ जा रही हो, कब तुम किससे मिल रही हो, और तुम जिस क्लब में गई थी वो क्लब दक्ष के अंडर आता है। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका अपने मन में बोली, ये इंसान मेरे पल पल की खबर रखता है। यही सब सोचकर अनिका आर्यन को गुस्से में देख रही थी। आर्यन अनिका को यूं गुस्सा करते देख मुस्कुराया और अनिका के पास आकर उसके माथे पर किस करके बोला, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैंने तुम पर नज़र रखी थी। कहीं तुम फिर से पिछली बार की तरह छोले भटूरे खाने के चक्कर में किडनैप ना हो जाओ। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका बोली, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। आर्यन अनिका की इस बात पर बोला, बाद में क्यों, अभी देख लो। और इससे आगे कुछ कहता कि अनिका गुस्से में बोली, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अनिका ने इतना कहा और वो गुस्से में बिस्तर से उतरकर ज़मीन पर पाँव रखती है, लेकिन ये क्या, ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। वो पीछे मुड़कर चादर को अपने चारों तरफ लपेट कर गुस्से में आर्यन की तरफ देखते हुए वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में पहुंचकर अनिका जाकर बाथ टब के अंदर लेट जाती है। अनिका बाथ टब में लेटी हुई अपने मन में बोली, क्या सच में कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने देखा वो सपना था या हकीकत। इस इंसान ने मेरी आंखों के सामने उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारा। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा था, लेकिन आर्यन तो मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया, तो शायद वो मेरा सपना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो आर्यन मेरे साथ इतना रिलैक्स होकर बात नहीं करता। यही सब सोचकर अनिका थोड़ी देर बाद बाथ टब से निकलकर अपने लिए कपड़े चुनती है और कपड़े डिसाइड कर लेने के बाद वो उन कपड़ों को पहनकर जब शीशे के सामने आती है तब उसकी नज़र एक लाल मार्क्स पर जाकर रुक जाती है। उस निशान को देखकर अनिका अपने मन में बोली, क्या सच में शुरुआत मैंने की थी या आर्यन मुझसे झूठ बोल रहा है। बाहर मौजूद आर्यन दूसरे कमरे में जाकर तैयार हो चुका था। तैयार हो जाने के बाद वो अपनी स्टडी रूम में अपने फ़ोन से किसी से बात कर रहा था। क्या वो इंसान मर कैसे हो सकता है, उसे मैं अपने हाथों से जान से मारना चाहता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनिका को हाथ लगाने की। इतना कहकर वो गुस्से में फ़ोन रख देता है। कल रात आर्यन ने उस आदमी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो सबसे पहले अनिका को घर पहुंचाना चाहता था और उसने फ़ोन करके अपने लोगों को उस आदमी पर नज़र रखने के लिए कहा। लेकिन अब उसके लोग बता रहे हैं कि उस आदमी को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। ये सब सोचकर आर्यन पास में मौजूद सोफे पर जाकर एक जगह बैठ जाता है। अनिका वॉशरूम से बाहर निकलकर आर्यन से पूछना चाहती थी, क्या जो उसने कल रात उस आदमी को लेकर सपना देखा क्या वो सच था। यही सब पूछने के लिए वो जब स्टडी रूम में आती है तब वो देखती है कि आर्यन टेंशन में सोफे पर बैठा है। आर्यन को इतना परेशान होता देख अनिका उसके पास जाती है
आर्यन के पास पहुंचकर बोली, तुम इतने परेशान क्यों हो? अनिका ने पूछा। अनिका की आवाज़ सुनकर आर्यन अपना सर उठाता है और अनिका की तरफ देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तुम्हें किसने परेशान कर दिया? अनिका ने वापस से सवाल पूछा। आर्यन एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे कोई कैसे परेशान कर सकता है, क्योंकि मुझे परेशान करने का हक तो सिर्फ तुम्हारे पास है। तो तुम्हें कैसे लगा कि मैं परेशान हूँ? आर्यन ने कहा। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका बोली, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अनिका को जाता देख आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगाकर कहता है, सॉरी, कल रात के लिए मुझे माफ़ कर देना। बेशक कल रात तुम नशे में थे, लेकिन मैं तो होश में था। लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बिना छुआ है। मुझे माफ़ कर दो। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।